हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी के जो है हम यहाँ पर 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये वीडियो जो आपके अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और वैसे तो जो आपका नज़दीकी में जो एग्ज़ाम है वो AGTA का है, और AGTA में जो आपका एग्रोनॉमी पूछा जाएगा वो 25 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो आप इसी चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की जो है आपको MQC कराए जाते हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख लेंगे। तो यहाँ पर देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करते रहेंगे। तो फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है आपका कि सस्य विज्ञान का पिता माना जाता है। तो सस्य विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो लिविंग को माना जाता है या पीट्रो डेकेर्सन जी को, और जेबी जो बोस्टिंग गाल्स हैं उनको माना जाता है या गिलबर्ट्स को माना जाता है? तो आपने सबने पढ़ा होगा। तो जो आपके पीट्रो डेकेर्सन जी हैं ये आपके सस्य विज्ञान के पिता हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, रिले क्रॉपिंग के लिए संतुष्टि मतलब फसल चक्र कौन सी है? अब हम यहाँ पर जो आता है आपका शब्द रिले क्रॉपिंग। अब रिले क्रॉपिंग होती क्या है? तो रिले क्रॉपिंग होती है आपकी, जैसे आपकी कोई फसल है, जैसे हमने इस खेत में ये एक फसल लगा दी, ये फसल लगा दी, इस फसल की कटाई करने से पहले अगर हम दूसरी फसल की बुवाई कर देते हैं तो इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो आपकी क्या हो जाता है, एक फसल की कटाई करने से पहले दूसरी फसल की बुवाई करना ही आपका रिले क्रॉपिंग होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपका कि रिले क्रॉपिंग के लिए जो संतुष्टि जो फसल चक्र है वो कौन सी हो जाती है? तो आपकी मक्का और तोरैया और आपकी गेहूँ मूंग ये आपकी फसल चक्र हो जाएगी रिले क्रॉपिंग के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर सही हो जाएगा दूसरे का आपका। और यहाँ पर आपको रिले क्रॉपिंग बता दी, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि 150% फसल चक्र की सस्य सघनता क्या होती है? तो 150 की बतानी है, फसल चक्र सघनता क्या होती है? हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपकी फसल चक्र सघनता निकाली जाती है तो वो कैसे निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है, इसका एक सूत्र होता है फसल चक्र सघनता का, क्रॉप इंसेंसिटिव। तो उसकी हम बात करते हैं सूत्र की। तो सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर होता है फसलों की संख्या, क्या होती है? फसलों की संख्या बटा और फसलों का वर्ष, फसलों का वर्ष, और मल्टीप्लाई कितना होता है? 100 से कर देते हैं। तो यहाँ पर आप फसलों की संख्या लिख लेंगे, जितनी भी आपकी फसलों की संख्या होगी। जैसे आपकी यहाँ पर हम निकालते हैं 150 की पूछी गई है तो 150 किसकी आ जाएगी आपकी, हम निकाल के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 फसल हो जाएंगी तो 2 ले लेंगे हम, और नीचे कितने वर्ष की हो जाती है? तो ये 2 वर्ष की हो जाती हैं। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी आ जाएगी हमारी? तो 100% इसकी क्रॉप सेंटेज हो मतलब क्रॉप इंसेंसिटिव आ जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात करते हैं हम दूसरे की। तो दूसरे की बात करते हैं हम, तो दूसरे की हम निकाल लेते हैं। तो दूसरा अगर हम निकालते हैं तो दूसरे में जो आपके 3 क्रॉप दी हुई हैं तो हम 3 ऊपर लिख लेंगे, और कितने वर्ष में हो जाती हैं? 1 वर्ष की ये हो जाती है, 1 की है और 1 की है, तो 3 वर्ष में हो जाती है। 3 में नहीं होगी, 2 में हो जाएगी, क्योंकि आपकी और आलू और गन्ना एक साथ बोए जाते हैं। आलू और गन्ना का हम एक साथ बो सकते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 300 हो जाएगा और नीचे आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हम इसे काटते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 150 आ जाएगा। अब पूछा कितना गया है आपसे? तो 150% पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा तीसरे का। अब इसी प्रकार से आपका पूछा गया है चौथे क्वेश्चन में। अगर चौथे में आपको निकालनी है तो आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे चौथे में निकालनी है हमें
तो जैसे यहाँ पर आपको दी हुई है मक्का, गेहूँ और चरई, इसका आंसर वैसे बी हो जाता है। आप एक बार निकाल के भी देख लेंगे। और जो इसमें हो जाती है ना, तो यहाँ पर 4/2 वर्ष में आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि 2 वर्ष की हो जाती है मक्का, गेहूँ, चरई, बाजरा, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 100 से। तो अगर आप इसे काटते हैं तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसकी 200% निकल कर आ जाएगी फसल संघनता या शस्य संघनता। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा चौथे का सही। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि एक वर्ष में उसी खेत पर अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक वर्ष में उसी खेत में अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है। मतलब एक वर्ष के ही अंदर एक खेत है और उसी खेत में अधिक फसलें उगा ली हमने, तो उसे क्या कहेंगे, उसे बहुफसलें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है पाँचवें का आपका सही। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि एक वर्ष में उसी खेत में फसलों को उगाना क्या, तो आ जाता बहुफसलें हो जाता है। ये भी ऑप्शन नंबर ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 आपका कि दो मुख्य फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसल को जो है हम क्या कहते हैं। मतलब अगर हमें 2 फसल लेनी हमने और उसमें हमें बीच में कोई फसल लेनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो उसे आपकी नकदी फसल, तो आपकी नकदी फसलों जैसे गन्ना हो जाती है, और आपकी तंबाकू हो जाती है, और कपास हो जाती है, आपकी नकदी फसल हो जाती है। और अंतर्वर्ती फसल कौन सी होती है, या कैच क्रॉप, तो ये हो जाती है आपकी 2 मुख्य फसलों के बीच में कम अवधि की फसल को उगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही इसका। और आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है कि किस वर्ष कीट एवं पेस्ट जो नष्टीकरण एक्ट पारित किया गया था। जो आपका कीट पेस्ट मतलब कीट और पेस्ट जो नष्टीकरण है वो कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था, ये 1971 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी आंसर सही 7वें का। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन आपको सबको पता होगा इसका। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम बताना है आपका। तो क्या हो जाएगा वानस्पतिक नाम, तो आपका हार्डियम वल्गैर किसका होता है, तो ये जौ का होता है। किसका, जौ का होता है। और टेट्रिकम एस्टिवम किसका होता है, तो ये गेहूं का हो जाता है। किसका, गेहूं का। और जीएमएच किसका हो जाता है, ये मक्का का हो जाता है। किसका, मक्का का। सोग्रम बाइकलर किसका होता है, तो ये ज्वार का होता है। किसका, ज्वार का। तो इसका पूछा किसका, गेहूं का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है कि टेट्रिकम एस्टिवम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो टेट्रिकम एस्टिवम में बतानी है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपका 42 गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर सही हो जाता है यहाँ पर आपका। और 14 गुणसूत्र जो होते हैं किस में होते हैं, ये आपके चने में होते हैं। कितने, चने में 14 और 16। जो आपके चने में होते हैं वो 14 गुणसूत्र होते हैं, और जो काबुली चना होता है, काबुली जो चना होता है उसमें गुणसूत्र होते हैं आपके 16। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। टेट्रिकम ड्यूरम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो टेट्रिकम में जो है आपका जो गेहूँ होता है, गेहूँ की जो है अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। जैसे आपका टेट्रिकम ड्यूरम होता है, टेट्रिकम एस्टिवम होता है, और टेट्रिकम मैक्रोनियम कम होता है, और आपका टेट्रिकम बल्गेर होता है। तो ये अलग अलग आपकी प्रजातियाँ होती हैं। बल्गेर तो आपकी जो की होती है, और जैसे ड्यूरम हो जाता है, मैक्रोनी हो जाता है, और ये अन्य प्रजातियाँ होती हैं गेहूँ की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टेट्रिकम ड्यूरम जो है आपकी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, तो इसमें 14 गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा आपका 10वें का। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 11 की। प्रश्न नंबर 11 है आपका, तो यहाँ पर थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, आप इसे देख लेंगे। तो देर से बुवाई की गई गेहूं की फसल में बीज दर कितनी डाली जाती है। अगर हम देर से बुवाई करते हैं गेहूं की, तो उसमें बीज दर कितनी डाली जाती है, तो 125 किलोग्राम। कितने, 120 से लेकर 125 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बीज डालते हैं देर से बुवाई करने पर। अब देर से बुवाई कब की जाती है, तो दिसंबर के माह में देर से बुवाई की जाती है। और आगे बात करते हैं हम, आगे प्रश्न नंबर आपका
12 क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन आपका कि बोनी किस्म के उन्नतशील प्रजातियों के लिए गेहूं में जो नाइट्रोजन की दर क्या होती है। जो बोनी किस्में होती हैं उनके उन्नतशील जो प्रजातियाँ होती हैं उनके लिए जो है गेहूं की मतलब नाइट्रोजन की मात्रा कितनी दी जाएगी। तो उनके लिए कितनी दी जाएगी, तो आपके 120 किलोग्राम जो है आपकी दी जाती है। नाइट्रोजन कितनी, 120 किलोग्राम। और बात करें इसमें आपकी 60 किलोग्राम आपकी फास्फोरस दी जाती है। कितनी, फास्फोरस। और पोटास की बात करें तो 40 किलोग्राम जो है आपकी पोटास दी जाती है। कितनी, 40 किलोग्राम। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा 12वें का। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन है कि गेहूं में बीज जो लिम्पित बीमारी के नियंत्रण के लिए रसायन प्रयुक्त किया जाता है। जो बीज में आपकी लिम्पित जो बीमारी लगती है उसके नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए बवस्टीन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान। तो गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना रहता है, तो आप जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का आंसर क्या हो जाता है, तो 20 से 22 सेंटीग्रेड जो है तापमान रहता है आपका बीज के अंकुरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो गेहूं का है आधारीय तापमान क्या होता है, तो आधारीय तापमान आपका कितना रहता है, तो 4 से 5 सेंटीग्रेड रहता है। कितना, 4 से 5 सेंटीग्रेड आधारीय तापमान। और पूछ लिया जाए अंकुरण के लिए तो 20 से 22। और कभी कभी आपसे जो है 16 से 25 के बीच में भी पूछा जा सकता है, तो 18 भी पूछा जा सकता है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे सही कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। 15 है कि गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी हो जाती है। तो गेहूं में जो आपकी कितनी मतलब गेहूं की कितनी सिंचाई दी जाती है, तो 6 सिंचाइयाँ दी जाती हैं। तो और 6 सिंचाइयाँ कौन कौन सी होती हैं वो, तो आपकी यहाँ पर बात करते हैं हम पहली सिंचाई। पहली हो जाती है आपकी CRI अवस्था पर, मतलब शिकड़ जड़ निकलते समय। दूसरी हो जाती है आपकी कल्ले फूटते समय। तीसरी हो जाती है आपकी, तो इसमें तीसरी हो जाती है आपकी कौन सी हो जाएगी, गांठ बनते समय। और चौथी जो की जाती है आपकी, चौथी की जाती है आपकी पुष्प अवस्था पर। और पांचवी की जाती है आपकी दुग्ध अवस्था पर। और छठी जो की जाती है वो की जाती है आपके दाने पकते समय। तो आपकी 6 जो है आपकी सिंचाइयाँ की जाती हैं। तो इसमें पूछा गया आपकी कि गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था बतानी है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाती है आपकी, हमने आपको बता दिया सारा, तो ताजमूल शिखर जड़ निकलते समय, मतलब CRI स्टेज पर जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके जो गेहूं की सिंचाई से संबंधित। अगर किसान के पास एक सिंचाई करने का साधन है सिर्फ, तो वो कौन सी स्टेज पर सिंचाई करेगा, तो वो कौन सी पर करेगा, तो वो CRI स्टेज पर ही जो है सिंचाई करेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किसान के पास 2 सिंचाई की आवश्यकता है, कितनी, 2 सिंचाई की मतलब साधन की बस व्यवस्था है उसके पास, तो आप किन किन अवस्थाओं पर सिंचाई करेंगे, तो आप करेंगे सबसे पहले CRI अवस्था पर। कौन सी पर, CRI अवस्था पर। और दूसरी सिंचाई जो करेंगे वो करेंगे दुग्ध अवस्था पर, मिल्क स्टेज पर। किस पर, दुग्ध अवस्था पर। तो यहाँ पर यह आपके हो जाता है 15 का क्वेश्चन कौन सा सही है, बी आंसर सही है। आगे बात करते हैं आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि उन्नत हलना फसल की जाती है। तो मतलब जो उन्नत हलना है ये किस फसल की किस्म है, तो किसकी हो जाएगी ये किस्म आपकी, तो ये गेहूं की किस्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है इसका। पूसा गोल्ड जिसे W544 ये किसकी प्रजाति हो जाती है, तो ये भी आपकी किसकी हो जाएगी, तो ये भी आपकी हो जाती है गेहूं की। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें, और यहाँ से जो है जो हम इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो टिट्रिकेल किसके संकरण से पैदा होता है,
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि टिट्रिकेल जो है ये किसके संकरण से पैदा होता है। तो टिट्रिकेल किसके संकरण से पैदा होता है, जल्दी आप बताएंगे। तो और ये एग्ज़ाम में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो ये हो जाता है आपका गेहूं और राई के संकरण से तैयार किया गया है, जो एक मानव निर्मित ये खाद्यान्न हो जाता है। और यहाँ पर हम बात करें तो इसके जनक कौन है, किसके, टिट्रिकेल के। तो जनक हो जाते हैं आपके रिम्फू। कौन, रिम्फू इसके जनक हो जाते हैं। और बात करें रिम्फू ने जो है इसका जो विकास किया था, कहाँ पर किया था, तो स्वीडन में इसका विकास किया था। और कब किया था, तो 1890 में इसका विकास किया था। और यहाँ पर बात करें जो टिट्रिकेल होता है, टिट्रिकेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जो है 56 गुणसूत्र होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टिट्रिकेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 56 होती है। और इसमें जो है आपकी कैसा होता है, ये अष्टगुणित होता है। एग्जाम में इस तरह से ही पूछ लिया जाता है कि टिट्रिकेल जो है अष्टगुणित है, चतुर्गुणित है या द्विगुणित है। तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको और इसमें पूछ लिया जाएगा तो कौन सा हो जाता है, ये अष्टगुणित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका अगर इससे टिट्रिकेल से क्वेश्चन आता है तो आप अच्छी तरीके से कर जाएंगे इसे। तो 98 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन आपका जो फेलेरिस माइनस है, तो ये किस फसल में उगता है। तो फेलेरिस माइनस आपको सबको पता होगा, तो ये आपका गेहूं की फसल में जो है उगता है। और बात करें फेलेरिस माइनस मतलब गेहूं का मामा जो है इसका नाम होता है। और गेहूं के मामा जो है ये खरपतवार का जो है गेहूं का नकलची खरपतवार होता है। और यहाँ पर हम इसके सीट इंडेक्स की बात करें तो इसका सीट इंडेक्स जो होता है वो कितना होता है, 2 ग्राम होता है। कितना, 2 ग्राम, मतलब इसके जो वजन होता है वो 2 ग्राम होता है, सीट ग्राम। तो 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 है कि गेहूं सा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। तो गेहूं का जो नियंत्रण किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, जो गेहूं सा है या गेहूं का मामा है फेलेरिस माइनस, तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा करेंगे, तो आइसोप्रोटीयूरान से इसका जो है हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है आपका 20 में का। बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन आपका कि गेहूं के करनाल बंट होता है। तो आपका जो गेहूं का जो करनाल बंट होता है वो किसके द्वारा लगता है। तो गेहूं का करनाल बंट किसके द्वारा लगता है, तो इसका आंसर आप जल्दी बताएंगे, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। जो गेहूं का करनाल बंट है ये क्या होता है। तो गेहूं के करनाल बंट के बारे में बात करते हैं हम। तो ये जो है आपका फफूंदी द्वारा जो है लगता है, किसके, फफूंदी के द्वारा लगता है। तो फफूंदी के द्वारा लगता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ बात करें जो कवक होता है उस कवक का नाम क्या होता है, तो इसका काम होता है, इसका नाम होता है टिलेटिया इंडिका। तो टिलेटिया इंडिका इस फफूंदी का नाम होता है। और इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं, इसे केसर, किसके, केसर रोग के नाम से भी इसे जानते हैं। केसर रोग के नाम से भी हम जो आपका करनाल बंट होता है इसे जानते हैं। और इसे खोजा किसने था, तो इसे डॉक्टर जो मित्रा थे, कौन, डॉक्टर मित्रा के द्वारा इसे जो है 1931 में 1971 में जो 31 में जो है आपका करनाल हरियाणा में, कहाँ, करनाल हरियाणा में इसे जो है खोजा गया था, करनाल हरियाणा में। तो आपका करनाल बंट से संबंधित ये हो जाता है। तो एक बार और बता देंगे, करनाल बंट किसके द्वारा लगता है, फफूंदी के द्वारा लगता है। और इसे कैंसर रोग भी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, तो मित्रा ने 1931 में, और कहाँ पर, करनाल हरियाणा में इसकी खोज की थी। तो आपका 20 आंसर हो जाता है, 21 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं हम 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन आपका कि गेहूँ का सेहू रोग जो ईयर कोकिल होता है ये बीमारी किसके द्वारा होती है। तो ये किसके द्वारा होती है, ये आपकी होती है नीमाटोड के द्वारा, किसके, नीमाटोड के द्वारा होती है। तो ऑप्शन जो है आपका सी हो जाता है आंसर सही 22 का। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन है गेहूं की कंबाइन कटाई के बाद छोटे तने का क्या करना चाहिए।
तो जो आपकी गेहूँ कटाई कर ली जाती है उसके बाद जो छुटे हुए तने होते हैं उनका क्या करना चाहिए, तो उनको जो है आप ज़मीन में जो है पलट देना चाहिए। उनसे जो है आपके कार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति हो जाए, मतलब वो जो है सड़ गल कर कार्बन पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा 23 का। बात करते हैं 24 क्वेश्चन। चूहा नियंत्रण हेतु दवा प्रयोग की जाती है, तो चूहे नियंत्रण के लिए किस दवा का प्रयोग करते हैं, तो जिंक जो फास्फाइड होता है इसका प्रयोग करते हैं चूहे के नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाता है सही आपका। 25 क्वेश्चन की बात करें, 25 क्वेश्चन है कि गेहूं की असिंचित अवस्थाओं में बोई जाने वाली जो है आपकी प्रजातियां कौन सी होती हैं। किस में पूछा गया है, असिंचित अवस्थाओं में। तो असिंचित अवस्थाओं में कौन सी हो जाती हैं आपकी, तो ये हो जाती हैं सी 306 हो जाती है आपकी ये प्रजाति असिंचित अवस्था में बोई जाती है। तो 25 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 26 क्वेश्चन। 26 है कि एल्युमिनियम फास्फाइड का जो व्यापारिक नाम होता है वो किस नाम से आपको मतलब दुकानों पर मिल जाएगी ये। तो एल्युमिनियम जो आपका फास्फाइड होता है ये आपको मिलेगी सल्फ़र के नाम से। तो सल्फ़र जो है इसका व्यापारिक नाम होता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता है 26 का आपका सही। आगे बात करें हम 27 क्वेश्चन। तो टिट्रिकम एस्टिवम पादप है, तो ये अगुणित है, द्विगुणित है, षष्ठगुणित है या चतुर्गुणित है। जो टिट्रिकम एस्टिवम है ये किस प्रकार का हो जाएगा, तो आपका ये षष्ठगुणित हो जाता है। कैसा, षष्ठगुणित हो जाता है। ऑप्शन नंबर से आंसर इसका से या सी आंसर सही हो जाता है। हेक्साप्लॉइड होता है टिट्रिकम एस्टिवम आपका। तो टिट्रिकम एस्टिवम किसका नाम है, तो गेहूँ का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। आगे बात करते हैं हम 28 क्वेश्चन। 28 है कि सामान्य विधि द्वारा रोपित धान को पौधे की उम्र होती है, मतलब हम सामान्य विधि के द्वारा जब धान की रोपाई करेंगे तो उसकी जो अवस्था होगी कितने दिन की होगी, तो वो 21 से 25 दिन की जो हम धान की रोपाई कर देते हैं। जैसे हमने नर्सरी तैयार करी, नर्सरी तैयार करने के करी जाती है और नर्सरी में जब 21 से 25 दिन का पौधा हो जाता है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर इसे रोपित कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 28 का। बात करते हैं 29 क्वेश्चन। 29 है कि संकर धान की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, तो यहाँ पर बताना है कि संकर धान की बीज दर कितनी होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो कितनी होती है, तो इसकी जो है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है आपकी बीज डाला जाता है संकर धान का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 30। खेरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है, तो खेरा बीमारी जो है किस फसल में लगती है, तो आपको सबको पता होगा, तो ये आपकी धान की फसल में लगती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाता है। और इससे संबंधित कुछ पॉइंटों की हम बात करते हैं आपके खेरा बीमारी से। जो खेरा रोग होता है ये किससे लगता है, तो ये जिंक की कमी से, किससे, जिंक की कमी से ये जो है आपका ये बीमारी लगती है। और इस खेरा रोग की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो ये खोज की थी बाई एल नीनेन ने। किसने, नीनेन ने जो आपकी इस खेरा रोग की खोज की थी। और 1966 में जो पंतनगर में इसकी खोज की गई थी। और इसके लक्षण क्या होते हैं, तो नर्सरी अवस्था में ही बुवाई के 15 दिन बाद जो है इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और इसका उपचार किससे किया जा सकता है, तो इसके बुवाई के समय पर जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो जिंक सल्फेट होती है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, या खड़ी फसल में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट डाल सकते हैं और उसमें चूना मिलाकर जो है इससे उपचारित इसे किया जा सकता है। तो जो 30 आंसर है, 30 का क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी आंसर। आगे बात करते हैं, एक बार और बता देते हैं हम, जो खेरा रोग है वो किसकी कमी से लगता है, तो जिंक की कमी से। इसकी खोज किसने की थी, बाई एल नीनेन ने इसकी खोज की थी। और कहाँ पर की थी, पंतनगर में। कब, 1966 में। और इसका उपचार जिंक सल्फेट के माध्यम से इसका हम उपचार कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम
प्रश्न नंबर आपका 31 है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से लगता है। तो आपको अभी बताया था, तो ये जिंक की कमी से लगता है। इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो है आपके बाई एल नेनिन ने की थी। बाई एल नेनिन ने की थी 1966 में पंतनगर में। आगे बात करते हैं हम 32 है कि देश में कृषि फसलों में अग्रणी राज्य व फसलों के जोड़े का प्रस्तुति जो है गलत जोड़ा यहाँ पर इंगित करना है। तो यहाँ पर कौन सा गलत इंगित होता है। तो आपका चाय असम में उगाई जाती है, बिल्कुल सही हो जाता है। और आपका चावल बिहार में, तो नहीं, ये आपका गलत हो जाता है। तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है आपका, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और गन्ना उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही हो जाता है। जूट पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ बी आंसर गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। यहाँ पर बात करते हैं 33 क्वेश्चन। 33 है आपका पूसा 11-21 किस फसल की प्रजाति है। तो यहाँ पर जो पूसा 11-31 प्रजाति है वो किसकी प्रजाति हो जाती है। तो वो हो जाएगी आपकी धान की प्रजाति हो जाती है। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। बात करें डेपोक विधि किस फसल से संबंधित है। तो डेपोक विधि किससे संबंधित है, आपकी धान से संबंधित ये आपकी हो जाती है डेपोक विधि। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर हम कुछ डेपोक विधि से संबंधित कुछ यहाँ तथ्य देखते हैं जो आपको एग्ज़ाम में यहाँ से बन सकते हैं। तो उनकी बात करें हम। इस डेपोक विधि को जो है दूसरे अन्य नामों से भी जाना जाता है। किससे, इसे मेट विधि भी कहते हैं। इसे क्लियर कर लेते हैं ज़रा। जो आपकी डेपोक विधि है इसे मेट विधि भी कहते हैं। मेट विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे मेट पे तैयार किया जाता है। और दूसरी हो जाती है आपकी, इसे मृदा विहीन भी कहते हैं। क्या, मृदा विहीन विधि भी कहते हैं या नर्सरी भी कहते हैं, क्योंकि मृदा के बिना भी, मतलब मृदा के बगैर भी इसे उगाया जा सकता है। और इसमें जो है इसकी खोज कहाँ पर की गई थी, तो मनीला फिलीपींस में। तो इसकी खोज कहाँ पर की गई थी, तो मनीला फिलीपींस में जो है इसकी खोज की गई थी। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो आपकी डेपोक विधि है, जो इसकी खोज जो की गई थी कहाँ पर की गई थी, तो मनीला फिलीपींस में इसकी खोज की गई थी। और भारत में जो है जो सर्वाधिक प्रचलित है डेपोक विधि वो कहाँ पर हो जाती है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाती है, एपी में। और बात करें नर्सरी हेतु जो क्षेत्रफल होता है वो कितना रहता है इसके लिए, तो इसके लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और इसमें बीज दर कितनी डाली जाती है, जो हम धान की डेपोक विधि तैयार करते हैं तो इसमें 2.5 से 3 किलोग्राम जो है आपकी जो मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है इसकी बीज दर डाली जाती है। और ये कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो ये आपकी तैयार हो जाती है 11 से 14 दिन में जो है ये तैयार हो जाती है आपकी ये रोपाई के लिए। तो रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है, 11 से 14 दिन में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको हमने लिखते एक बार और बता देते हैं आपको। तो डेपोक विधि को दूसरे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मेट विधि के नाम से जाना जाता है। और मृदा विहीन विधि के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज कहाँ पर की गई थी, मनीला फिलीपींस में इसकी खोज की गई थी। और इसके जो सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और इसमें जो है 25 से 30 मीटर स्क्वायर फीट क्षेत्रफल रहता है 1 हेक्टेयर के लिए। और इसमें जो बीज दर डाली जाती है वो 2.5 से 3 जो है किलोग्राम डाली जाती है आपके मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो यहाँ पर ये आपके क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, इसका आंसर हो जाता है बी। आगे बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। 35 क्वेश्चन है कि धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु मचेटी का प्रयोग रोपाई के कितने दिन पश्चात करना चाहिए। तो मचेटी का कितने दिन बाद जो है मतलब प्रयोग करना चाहिए धान में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। तो कितना करना चाहिए, तो इसमें तो 20 से 25 दिन बाद जो है आपका मचेटी का प्रयोग करना चाहिए। अब मचेटी क्या होती है, जो आपकी धान की रोपाई कर देते हैं, रोपाई कर देने के बाद जो खेत में जो आपके खरपतवार उगाते हैं उनके लिए रोकने के लिए या उन्हें नष्ट करने के लिए जो मचेटी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सी आंसर सही हो जाता है 35 का।
आगे बात करते हैं 36 क्वेश्चन। 36 है कि धान की जो गंदी बग है, जो कीट है, वो आक्रमण कब करती है? तो वो किस समय आक्रमण करती है? तो वो किस समय आक्रमण करती है? तो वो दूधिया अवस्था पर जो है आपका आक्रमण करती है गंदी बग। अब गंदी बग से कुछ संबंधित आपके जो फैक्ट हैं उन्हें हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो वो हो जाते हैं आपके, ये जो है आपकी होती है लेपिडोकोरीसा एकुलाटा, जो है गंदी बग का जो है नाम होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या? लेपिडोकोरा एरिसा एकुलाटा। और ये जो है कौन से परिवार का होता है? तो हेमीपटेरा जो है आपका, हेमीपटेरा ये गण का होता है। और ये अवस्था दूधिया अवस्था पर ही अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 36 का आपका सही। आगे बात करते हैं 37 क्वेश्चन। बेबी लोल के अनुसार धान का उद्भव स्थान कहाँ पर हो जाता है? तो बेबी लोल के अनुसार बताना है यहाँ पर कि इसका जो है जन्म स्थान कहाँ पर हो जाता है। तो इसका भारत और बर्मा हो जाता है, मतलब भारत और बर्मा के बीच का स्थान हो जाता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता है 37 का सही। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 38 की। तो स्टेम F34 खरपतवार नाशी किस फसल में प्रयोग किया जाता है? तो किस फसल में प्रयोग करते हैं जो स्टेम F34 हो जाता है? तो ये कौन सी फसल में किया जाता है? तो धान की फसल में इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाता है सही। आगे बात करते हैं 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन आपका कि धान के लिए बोई गई हरी खाद की फसल की पलटाई धान की रोपाई के कितने दिन पूर्व करनी चाहिए? मतलब धान की बुवाई की जाती है तो उसमें जो हरी खाद की हम पलटाई करते हैं वो कितने दिन या कितने दिन पहले कर देनी चाहिए? तो धान की बुवाई करने से तो कितने दिन पहले कर देनी चाहिए? तो 6 से 7 दिन पहले। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 40 क्वेश्चन। धान में चावल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो धान में चावल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये आपकी हो जाती है 66% जो आपकी चावल प्रतिशत मात्रा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाता है 40 का आंसर सही। आगे बात करते हैं आपका 41। सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल कौन सी हो जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन किस फसल में पाई जाती है आपकी? तो वो आपकी सोयाबीन में पाई जाती है। अब कितनी पाई जाती है? तो 40 से 42% जो आपकी इसमें प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 20 से 22% जो है आपकी तेल की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? तो सोयाबीन में जो है किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन है? तो सबसे अधिक जो उत्पादन है वो आपका हो जाता है मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में। और एक बात और याद रखेंगे, जो इनका उत्पादन है वो घटता मतलब बदलता रहता है। कभी कोई इसी में हो जाता है, कभी किसी में हो जाता है। तो ये अपडेटेड आप देख लेंगे एक बार ज़रूर क्या हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं 43 क्वेश्चन। सोयाबीन में तेल की प्रतिशत मात्रा अभी हमने आपको बताई थी, तो 20% तेल की मात्रा होती है। तो यहाँ पर 43 का आंसर सी आंसर सही हो जाता है। आगे बात करते हैं आपका 44 क्वेश्चन। 44 है कि सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा, तो 42% आपको बता दिया था ऊपर ही। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 45। 45 है कि किरण PBC 9221 किस फसल की प्रजाति हो जाती है? तो ये किरण किसकी प्रजाति हो जाती है? तो किरण आपकी प्रजाति हो जाती है ये राई और लाहा की। तो राई और लाहा की आपकी ये प्रजाति हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 46 क्वेश्चन बात करें, भारतीय सरसों की जाति कौन सी हो जाती है? मतलब भारतीय सरसों की यहाँ पर आपको बतानी है प्रजाति कौन सी हो जाएगी। पूसा कल्याणी हो जाएगी, या बरुणा हो जाएगी, या पूसा बहार, या K88 हो जाएगी। तो क्या हो जाती है? तो आपकी हो जाती है बरुणा जो हो जाती है, ये भारतीय सरसों की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 47 क्वेश्चन। 47 है कि सरसों की फसल में माहू चेपा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो आपका सरसों में माहू चेपा लगता है, इसका नियंत्रण हम किसके द्वारा कर सकते हैं? तो किसके द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं? तो
बीटाबेक्स के प्रयोग से, ये मेटासिस्टाक्स के प्रयोग से, डाइजेस्टर से, या नीमेगान से। तो किससे कर सकते हैं हम? मेटासिस्टाक्स से जो है हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं, जो माहू चेपा आपकी सरसों में लगता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सही 47 का। आगे बात करते हैं 48 क्वेश्चन। पीली सरसों में औसत तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो पीली सरसों में आपको तेल की औसत प्रतिशत मात्रा बतानी है कितनी होती है। तो इसमें 40% जो आपकी औसत तेल की मात्रा होती है। वैसे तो आपको देखने को मिलेगी 37 से लेकर आपको 42 तक। तो इसके बीच में आपको अगर जहाँ भी ऑप्शन मिलता है तो आप उसे टिक कर देंगे। तो पीली सरसों में जो है तेल की मात्रा इतनी होती है। आगे बात करते हैं हम 49 क्वेश्चन। 49 है कि सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलिन का प्रयोग करते हैं। तो जो सरसों होती है, सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर हम पेंडिमेथिलिन का प्रयोग करते हैं तो वो हम कब करेंगे? मतलब जमाव के पहले, जमाव के बाद, बुवाई से पहले, या इनमें से किसी में नहीं। तो कब करते हैं हम? तो जमाव के पहले जो है हम पेंडिमेथिलिन का प्रयोग करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन जो है आपका हो जाता है ये आंसर सही 49 का। बात करते हैं 50 क्वेश्चन। 50 है कि उपहार 120 किसकी प्रजाति है और सबसे प्रचलित प्रजाति है, और ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो उपहार किसकी प्रजाति हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाती है अरहर की प्रजाति हो जाती है आपकी उपहार। तो ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाती है ऑप्शन नंबर ए 50 का सही है आपका। और बात करें 51 क्वेश्चन। और 51 क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें आपको कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, जिसका आपको दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, और इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें भी हम आपको 100 क्वेश्चन करा देंगे। और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और हम कुछ समय ही बाद आपको यहाँ पर हम महामैराथन कराएंगे, जो कि एक वीडियो में हम कम से कम आपको 200 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, और वो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। और आपको महामैराथन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। तो 51 क्वेश्चन आपका अरहर में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो अरहर में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 25% अरहर में आपकी प्रोटीन पाई जाती है। तो 51 का आंसर हो जाता है आपका ये आंसर थोड़ा, इसे हम एक बार देख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आप कमेंट में बताएंगे 51 क्वेश्चन का। तो आपको आंसर इसका कमेंट में बताना है कि क्या हो जाएगा, अरहर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो कमेंट में बताएंगे इसका आंसर 51 का। 52 की बात कर लेते हैं। मटर में निम्न प्रजातियों में से कौन सी सब्जी वाली प्रजाति है? तो सब्जी वाली प्रजाति कौन सी हो जाती है? तो 52 का आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाता है। तो आपकी जो आर्किल होती है ये आपकी सब्जी की प्रजाति हो जाती है। तो ये सब्जी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं 53 क्वेश्चन। 53 है कि किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? तो किस फसल में नाइट्रोजन की सबसे कम मात्रा दी जाती है? तो वो मटर में दी जाती है, क्योंकि जो मटर के पौधे होते हैं इनकी जड़ों में राइबोसोम ज़ैपोनियम पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये मृदा को भुरभुरा बनाते हैं। तो इसलिए इनके लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ये, तो इसलिए इन्हें नाइट्रोजन की कम मात्रा दी जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाता है आंसर 53 का। 54 की बात करें, शंकर शक्तिमान फर्स्ट किसकी प्रजाति है? तो शंकर शक्तिमान किसकी प्रजाति हो जाती है? तो शंकर शक्तिमान हो जाती है आपकी मक्का की। तो मक्का की प्रजाति हो जाएगी। और मक्का की और अन्य प्रजाति गंगा 101 हो जाती है, गंगा 102 हो जाती है, 105, 108 हो जाती है, 110 का हो जाती है। ये सब गंगा की प्रजाति हो जाती हैं, मक्के की प्रजाति हो जाती हैं। आगे बात करते हैं हम 55 क्वेश्चन की।
55 है अंबर एक किस्म है, तो अंबर किसकी किस्म हो जाती है ये, तो अंबर आपकी मक्का की किस्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो है बे और या बी आंसर सही हो जाता है। निम्नलिखित में कौन से संकुल मक्का की प्रजाति नहीं है, तो यहाँ पर बताना है संकुल मक्का की प्रजाति नहीं है, तो मक्का की संकुल प्रजाति कौन सी नहीं है, तो वो आपकी हो जाती है गंगा 5 जो है ये आपकी संकुल प्रजाति नहीं है। कंचन आपकी संकुल प्रजाति है, श्वेता भी आपकी और सूर्य भी, ये आपकी सब संकुल प्रजाति हो जाती है, लेकिन जो गंगा 5 है ये आपकी संकुल प्रजाति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाता है। और गंगा 5 कैसी प्रजाति है, ये एक आपकी संकर प्रजाति होती है, हो जाती है उत्परिवर्तित किस्म। आगे बात करते हैं हम आपका 57 क्वेश्चन। 57 है मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु सेमेजीन का प्रयोग करते हैं, तो मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए जो सेमाजीन का प्रयोग करते हैं वो कब प्रयोग किया जाता है, तो वो अंकुरण से पूर्व जो है, अंकुरण से पहले इसका सेमाजीन का प्रयोग करते हैं मक्का की फसल में, तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 58 क्वेश्चन। तो 58 क्वेश्चन है कि मक्का ज्वार की जल मांग कितनी होती है, मक्का और ज्वार की संकर ज्वार की जल मांग बतानी है आपको, किसकी, संकर ज्वार की जल मांग बतानी है आपको कितनी है, तो संकर ज्वार की जो जल मांग है वो हो जाती है 550 से 750 जो है मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर हो जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाता है सही 58 का। 59 की बात करें, HCN की समस्या पाई जाती है, तो HCN की जो आपकी समस्या पाई जाती है किसकी, HCN तो किस में पाई जाती है, ज्वार में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है 59 का। 60 की बात करते हैं, वर्षा प्रजाति है, तो वर्षा किसकी प्रजाति हो जाती है, तो ये वर्षा प्रजाति हो जाएगी आपकी ज्वार की प्रजाति होती जाती है वर्षा। आगे बात करते हैं हम 61 क्वेश्चन, सूट फ्लाई नुकसान पहुंचाती है, तो सूट फ्लाई जो है किस फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो सूट फ्लाई आपकी ज्वार की फसल को नुकसान पहुंचाती है, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाता है 61 का। 62 की बात करें, बहु कटाई वाली जो है आपकी ज्वार की चारे की प्रजाति कौन सी हो जाती है, मतलब बहुत कटाई वाली जो ज्वार की चारे की प्रजाति है वो कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाती है, तो MP चरी हो जाती है, कौन सी, MP जो है आपकी चरी हो जाती है जिसकी बहुत कटाई की जाती है और ये चारे के लिए उपयुक्त हो जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही 62 क्वेश्चन का। बात करते हैं 63 क्वेश्चन। 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक माइट्स को भी नियंत्रित करता है, तो किसको, माइट्स को भी नियंत्रित करता है, वो कौन सा कीटनाशक है, तो वो कीटनाशक हो जाता है आपका साइपरमेथ्रिन, तो मेथिन जो होता है आपका साइपरमेथ्रिन या आपके जो कीटनाशक माइट्स होते हैं उनके नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका आंसर सही। बात करते हैं 64 क्वेश्चन। 64 है कि बाजरे का जन्म स्थान क्या हो जाता है, तो बाजरे का जो जन्म स्थान है वो आपका हो जाता है अफ्रीका, क्या हो जाता है, अफ्रीका आपका बाजरे का जन्म स्थान हो जाता है। और बाजरे से संबंधित कुछ यहाँ पर हम फैक्ट देख लेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम अगर बाजरे के विज्ञान की नाम की बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है बाजरे का, तो इसका नाम हो जाता है पेनिसेटम ग्लूकम या ट्राइफाइडम, तो ये आपका हो जाता है बाजरे का वनस्पति नाम। गुणसूत्र की बात करें तो इसमें जो है आपके 2N कितने होते हैं, तो 2N इसमें आपके 14 होते हैं। उत्पत्ति स्थान आपका अफ्रीका होता है और इसमें बाजरे में प्रोटीन कितनी पाई जाती है, तो 10 से 11% प्रोटीन पाई जाती है। और इसके फल का प्रकार की बात करें तो किस प्रकार का होता है, तो कैरियोप्सिस फल का प्रकार होता है। और यहाँ पर बाजरे से संबंधित बात करें कि जो विश्व में जो है भारत जो है प्रथम स्थान पर हो जाता है बाजरा उत्पादन में। भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो राजस्थान का हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका बाजरे से संबंधित फैक्ट हो जाते हैं। और कुछ अन्य फैक्टरों की बात करें जैसे बाजरा आपका C4 प्लांट हो जाता है और ये खरीफ ऋतु का पौधा है और इस बाजरे को गरीबी का भोजन भी कहते हैं और इसे मोटे अनाज या पोषक अनाज भी कहते हैं। और इसमें जो है ये परंपरागत फसल होती है बाजरे की। तो यहाँ बाजरे से संबंधित ये इतने सारे फैक्ट हो गए, आप इन्हें एक बार ज़रूर
वीडियो को स्किप करके चाहें दोबारा देख लेंगे, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 बन जाता है। आगे बात करते हैं 65 क्वेश्चन की। 65 है कि पूसा 223 प्रजाति है। तो पूसा जो आपकी 323 प्रजाति है ये किसकी हो जाती है? तो किसकी हो जाएगी? ये बाजरे की प्रजाति हो जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्गट रोग किस फसल से संबंधित है? तो अर्गट रोग आपका बाजरे से संबंधित हो जाता है। और इस अर्गट रोग के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अर्गट रोग हो जाता है आपका, अर्गट रोग आपका कवक के कारण होता है। किसके? कवक के कारण होता है, मतलब फंगस के कारण ये रोग लगता है, अर्गट रोग बाजरे में। और इससे जो है ग्रसित बाजरे का सेवन करने से जो है पशुओं में क्या हो जाता है, जो अर्गेटिज्म विकार होता है वो पशुओं के अंदर हो जाता है अगर इसका जो है पशु सेवन कर लेते हैं तो। और इसमें जो विषैला पदार्थ होता है वो अर्गेटिन होता है। और जो है यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपका। वैसे तो यहाँ से अर्गट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, ये पूछ लिया जाएगा। या आपसे जो इसमें विषैला पदार्थ है वो कौन सा पाया जाता है? तो अर्गेटिन आपका विषैला पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? अर्गेटिन जो है आपका विषैला पदार्थ पाया जाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है 66 का। बात करें 67 क्वेश्चन, तो 67 है सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा। कितना? 47% जो है आपका राजस्थान उत्पादन करता है बाजरे का। आगे बात करें हम 68 क्वेश्चन की। 68 है 1 हेक्टेयर में बाजरे का बीज पड़ता है। तो 1 हेक्टेयर में जो है आपका बाजरे का जो है बीज कितना डलता है? तो मतलब इसकी बीज दर जो होती है वो क्या रहती है? तो इसकी बीज दर जो है आपकी क्या रहती है? 68 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो इसकी 4 से 5 किलोग्राम जो है बीज इसका डाला जाता है। तो कितना? 4 से 5 किलोग्राम। और यहाँ पर बात करें हम, अगर आपकी चारा हेतु अगर हम इसे उगाते हैं, किसके लिए? चारे के लिए उगाते हैं, तो इसकी बीज दर कितनी डाली जाएगी? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाली जाती है। और अगर रोपाई की जाती है, मतलब इसे ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा भी उगाया जाता है, अगर रोपाई करते हैं हम इसकी रोपाई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी रहती है? तो 2 से 3 किलोग्राम जो है इसकी बीज दर रहती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता है बाजरे से संबंधित। अब आगे बात करते हैं चने का वैज्ञानिक नाम। चने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आपको सबको पता होगा, तो यहाँ पर देख लेंगे अब। तो ओराइजा सेटाइवो होता है, सिसलम एराटिनम होता है, पाइसम सेटाइवम होता है, या लेंटस एस्केलेंटम होता है। तो आपका क्या नाम होता है चने का वैज्ञानिक नाम? तो जल्दी बताएंगे आप, क्या हो जाता है? तो इसका हो जाता है सिसर एरेटिनम जो होता है आपका, किसका होता है? तो ये चने का नाम होता है। ओराइजा सेटाइवो किसका होता है? तो धान का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। और आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 70 क्वेश्चन। 70 है ऊँट का अवरोधी प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो ऊँट का अवरोधी किस फसल से संबंधित हो जाती है? तो आपकी चना से संबंधित हो जाती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इनमें से दलहनी फसल है, तो दलहनी फसल कौन सी हो जाती है? तो आपकी चना ही हो जाएगी। बाजरा आपकी अनाज वाली हो जाती है, मूंगफली आपकी तिलहन वाली हो जाती है, आलू आपकी कैसी हो जाती है? नकदी फसल हो जाती है। और आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 72 क्वेश्चन। 72 आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल को न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है? मतलब कम से कम पानी की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो किस फसल को होती है? वो चने को होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही 72 का। बात करते हैं 73 क्वेश्चन। सद्भावना जो फसल की प्रजाति है वो किसकी हो जाती है? तो सद्भावना आपकी किसकी हो जाती है? तो ये चने की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है सही इसका 73 का। बात करते हैं 74 क्वेश्चन। चने में उटका रोग का कारण क्या हो जाता है? तो यहाँ उकटा रोग आ जाता है चने का। अब इस उकटा रोग के बारे में हम यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन करेंगे कि उकटा रोग होता क्या है और किसके कारण होता है और क्यों लगता है ये। तो ये चना किसके कारण लगता है? तो ये चना आपका कवक के कारण लगता है, मतलब फफूंदी के कारण लगता है ये रोग। और यहाँ पर हम बात करें, इसे इरेज कर लेते हैं और अब बात करेंगे तो ये किसके कारण लगता है? तो फफूंदी के कारण ये रोग लगता है। अब इस कवक का कारण क्या होता है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम
जो होता है आपका, इसका जो फंगस होता है, जो फफूंदी होता है, तो इसका नाम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। इसके कारण ये चने का उटका रोग लगता है। और ये किसके द्वारा लगता है? तो ये मृदा, कैसा? मृदा जनित रोग हो जाता है, जनित रोग हो जाता है, मृदा से भी ये रोग लगता है। अब इसका बचाव कैसे किया जाएगा? तो चने की जो अलसी के साथ इसे उगाना चाहिए। तो अलसी के साथ अगर इसे उगाते हैं तो इस रोग का प्रकोप कम होगा, तो इसका प्रकोप कम होगा। और प्रतिरोधी प्रजाति उगाना चाहिए, जैसे अवरोधी हो जाती है एक प्रजाति आपकी, अवरोधी हो जाती है, एक प्रजाति हो जाती है आपकी सम्राट, और एक प्रजाति हो जाती है आपकी उदय, और एक हो जाती है वरदान। तो इन प्रजातियों को जो है उगाना चाहिए, जिससे जो है इसमें उगटा रोग नहीं लगेगा। और ट्राइकोडर्मा फफूंदीनाशी का जो है बुवाई के समय पर प्रयोग करना। तो यहाँ पर फफूंदी से जो है आपका चने का उटका रोग लगता है। तो इससे संबंधित अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि चने के फली भेदक के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। तो चने में जो आपका फली भेदक होता है, इसके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए प्रयोग करते हैं आपका एंडोसल्फान 35 EC का प्रयोग करते हैं। अब जो आपका ये फली भेदक होता है, ये किसके कारण लगता है? तो हेलिकोर्पा आर्मीजेरा के कारण जो है ये लगता है, जो इसमें एक किनार होती है, और ये जो है दिन में जो है आक्रमण करती है। जो फली भेदक कीट होता है, ये दिन के समय में जो है आक्रमण करता है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो फली छेदक है या भेदक है, तो इसका हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा होता है। और इसका प्रयोग जो है नियंत्रण जो कर सकते हैं हम, तो एक तो एंडोसल्फान के द्वारा कर सकते हैं, दूसरा हम हेलीलूर नामक जो फेरामोन ट्रैप होता है उसका प्रयोग कर हम कर सकते हैं इसमें। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाता है 75 का सही है आपका। 76 की बात करें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो नत्रजन स्थित किया जाता है? तो नाइट्रोजन किसके द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है? तो जल्दी बताएंगे 76 का आंसर क्या हो जाता है? तो आपका हो जाता है मूंगफली। मूंगफली में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही। आगे बात करें 77 क्वेश्चन। 77 के निम्नलिखित में से, एक बार इसे ऊपर जाने देंगे, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमि के अंदर तैयार होती है? तो इसे मूंगफली ये भूमि के अंदर तैयार होती है। आगे बात करते हैं, मूंगफली का जन्म स्थान क्या हो जाता है? तो मूंगफली का जन्म स्थान क्या हो जाता है? तो इसका जन्म स्थान ब्राज़ील हो जाता है। कितना? तो ब्राज़ील हो जाता है मूंगफली का जन्म स्थान। आगे बात करते हैं 79 क्वेश्चन, पेगिंग डाउन या अधिग्रहण किस फसल से संबंधित है? तो पेगिंग जो होती है आपकी, पेगिंग किससे संबंधित है? तो ये आपकी मूंगफली से संबंधित है। अब पेगिंग होता क्या है? तो पेगिंग होता है जो आपकी मूंगफलियों में जो रेशे या कल्ले निकलते हैं, जिससे सुई नुमा निकलते हैं, उनसे जो है आपकी मूंगफलियों का निर्माण होता है, उसी को पेगिंग बोला जाता है। सॉरी, पेगिंग उसे नहीं, तो पेगिंग जो बोला जाता है आपका, एक बार दोबारा से देख लेंगे, वो उसमें थोड़ा डाउट हो गया था मुझे, तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसे। तो पेगिंग जो बोला जाता है, मूंगफली की बुवाई के 55 दिन के बाद जो परागण की व निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद जो मादा गाइनोफोर जो पेग का जमीन के अंदर प्रवेश करना जो है पेगिंग कहलाता है। मतलब वो ज़मीन के अंदर प्रवेश करेगी, फिर उसके बाद जो है मूंगफली जो आपकी बनती हैं, तो उसी को पेगिंग बोला जाता है। तो आपका पेगिंग से संबंधित ये आपका थोड़ा डाउट था, क्लियर होगा। तो इसका आंसर डी आंसर सही हो जाता है। और आपको यहाँ पर बता दें, एक इसमें एक क्रिया और होती है, एक तो पेगिंग होती है, एक पॉपिंग होती है। अब पॉपिंग क्या होता है? तो ये होती है आपकी मूंगफली में पेगिंग के पश्चात, किसके? इस पेगिंग क्रिया के पश्चात जो है आपके ज़मीन के अंदर फली का विकास होते समय कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण मूंगफली में जो है आपका क्या, उसके दानों की जगह जो है मिट्टी भर जाती है। तो उसको बोला जाता है आपका पॉपिंग। और पेगिंग किसे बोला जाता है?
50 से 55 दिन के बाद जो परागण निषेचन करते हैं ज़मीन में अंदर जाने के बाद वो जो है पेगिंग करते हैं। तो आपके ये दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 80 क्वेश्चन की। 80 क्वेश्चन आपका टिक्का रोग का प्रकोप होता है। तो टिक्का रोग का प्रकोप किससे होता है? तो मूंगफली से ही आपका टिक्का रोग ये होता है। और इस टिक्का रोग की हम बात करें तो ये टिक्का रोग जो होता है ये आपका कैल्शियम की कमी से ही होता है, क्योंकि मूंगफली खाली रह जाती है, इसी को टिक्का रोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है जो आंसर डी है इसका सही हो जाता है। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन है कि मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप किसका होता है? तो मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप किसका हो जाता है? तो 81 क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाता है? तो सफ़ेद गिनाड़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाता है। और एक बार आगे बात करते हैं हम 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन आपका कि मूंगफली में अंतरसस्य क्रियाएं नहीं की जाती। तो मूंगफली में अंतरसस्य क्रियाएं कब नहीं की जाती? पौधे बनने की अवस्था में, या अधिकलन या सुई बनने की अवस्थाओं में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाता है। जब सुइयाँ बनने की अवस्था होती है उस टाइम पर अंतरसस्य क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाता है। बात करें 83, तीनों ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कौन सी हो जाती है? तो तीनों ऋतुओं में आपकी सूरजमुखी की जो फसल है ये उगाई जाती है तीनों ऋतुओं में। तो ऑप्शन बी हो जाता है सही। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर आपका 84 क्वेश्चन। जो दिवस निष्प्रभावी हो जाता है वो कौन सा पौधा होता है? तो वो आपका सूरजमुखी होता है, क्योंकि इसे तीनों मौसम में उगाया जाता है। तो ये C3 प्लांट भी होता है, C4 प्लांट भी होता है, और DNA डे न्यूट्रल प्लांट भी होता है। अब बात करते हैं 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी दलहनी फसल नहीं है? तो दलहनी फसल आपकी कौन सी नहीं है? चना दलहनी है, अरहर भी, मटर भी, लेकिन कपास आपकी एक नकदी फसल है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है 85 का सही। बात करते हैं 86 क्वेश्चन। लोहित प्रजाति है। तो लोहित किसकी प्रजाति हो जाती है? तो लोहित किसकी प्रजाति हो जाती है? तो ये आपकी हो जाती है कपास की लोहित प्रजाति हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 87 क्वेश्चन। कपास में ओटाई प्रतिशत होती है। तो कपास में ओटाई प्रतिशत कितनी होती है? तो जल्दी आंसर बताएंगे इसका। तो 20 से 37% कपास में ओटाई की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही। आगे बात करते हैं 87 क्वेश्चन। कपास में ओटाई प्रतिशत होती है, तो ये कितनी होती है आपकी? ओटाई प्रतिशत कितनी होती है? तो इसमें आपकी 24 से 43% हो जाती है। एक और क्वेश्चन पीछे देख लेंगे क्या सेम है दोनों में। कपास में ओटाई प्रतिशत और कपास में ओटाई प्रतिशत। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर हो जाता है। 88 क्वेश्चन के बाद कपास में बिनोले में तेल की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो कपास में जो बिनोले होते हैं उनमें तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो उनमें 18% तेल की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही। आगे बात करें 89 क्वेश्चन। 89 है कि अमेरिकन कपास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो अमेरिकन कपास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो जल्दी बताएंगे आप। तो 89 का आंसर क्या हो जाता है? तो आपका हो जाता है 26 जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो अमेरिकन कपास में होते हैं। शंकरचार किसकी प्रजाति होती है? तो शंकरचार भी आपकी ये कपास की प्रजाति हो जाती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाता है 90 का भी आपका सही। आगे बात करते हैं 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन है कि अमेरिकन कपास की सामान्य दूरी होती है। तो अमेरिकन कपास की सामान्य दूरी कितनी होती है? तो इसकी दूरी होती है 60x60, मतलब रोज लाइन से लाइन और पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो आपकी होती है 60x60। बात करें 92 क्वेश्चन। 92 कपास कुल से संबंधित है। कपास जो है कौन सी कुल का पौधा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका मालवेसी कुल का। कौन सी? मालवेसी कुल का हो जाता है। क्रूसीफेरी आपका सरसों हो जाता है। और आगे बात करते हैं 92 क्वेश्चन आपका हो जाता है 92 का बी सही हो जाता है। बात करते हैं आगे 93 क्वेश्चन। 93 कि अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी होती है? तो अमेरिकन कपास की बीज दर बतानी है, वो कितनी हो जाती है? तो वो आपकी 20 से 25 किलोग्राम जो अमेरिकन कपास होती है इसकी बीज दर हो जाती है। ऑप्शन बी सही है। 94 की बात करें, कपास के रेशे का मुख्य अवयव क्या हो जाता है? तो कपास के जो रेशे का मुख्य अवयव होता है
वो क्या हो जाता है, तो सेलुलोस प्राप्त करना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 94 का सही है आपका। बात करें 95 क्वेश्चन, 95 की गन्ने की अगेती पकने वाली प्रजाति कौन सी हो जाती है। तो गन्ने की अगेती पकने वाली प्रजाति कौन सी हो जाती है, कोसा, जो 84-36 हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जा सी आंसर सही हो जाएगा इसका। तो 96 की बात करें, 1 हेक्टेयर गन्ने बोने हेतु बीज दर कितनी रहती है। तो 1 हेक्टेयर गन्ना बोने के लिए कितनी बीज दर उपयुक्त रहती है, तो 65 से 70 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोए जाते हैं। आगे बात करते हैं 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन है कि बसंतकालीन गन्ने की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो जो आपका बसंतकालीन गन्ना होता है उसकी बीज दर कितनी हो जाती है प्रति हेक्टेयर, 60 से 70 कुंटल हो जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। 98 की बात करें, शरदकालीन गन्ने की बुवाई की जाती है। तो शरदकालीन गन्ने की बुवाई कब की जाती है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी देंगे आप, क्या हो जाता है 98 क्वेश्चन का आंसर। तो कब की जाती है शरतकालीन गन्ने की, तो अक्टूबर में इसकी बुवाई की जाती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 99 क्वेश्चन। 99 आपका कि पकते हुए गन्ने में बिक्स की कितने प्रतिशत मात्रा होती है। तो पके हुए गन्ने में जो आपकी बिक्स या शक्करा की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो वो आपकी 18% होती है। कितनी, 18%। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं हमारा लास्ट 100 क्वेश्चन। गन्ने में जो शक्करा या सुक्रोज की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 8%, 10%, 16% या 20%। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस 100 में आंसर का क्या आंसर रहा, आप कमेंट में आप सही तरीके से बताएंगे ज़रूर कि क्या आंसर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे आपके दोस्त को भी हेल्प मिल सके। तो इससे आने वाली अगली वीडियो जो होगी हमारी, उसमें आपको हम 100 क्वेश्चन और कराएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद फिर हम आगे को अपने क्वेश्चन कराते रहेंगे। आप इसी चैनल से जुड़े रहिए। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर पहले भी और क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो MQC हर सब्जेक्ट के, आपके एग्रोनॉमी के भी कराए हुए हैं, आपके हस्बेंड्री के भी कराए हुए हैं, पशुपालन के भी कराए हुए हैं, और जेनेटिक्स के भी कराए हैं, बायोटेक्नोलॉजी आपके ये भी कराए हुए हैं, मृदा विज्ञान के भी, और एंटोमोलॉजी के भी कराए हुए हैं। और जो आपके जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं जो AGTS से संबंधित हैं, वो सारे टॉपिक हमने कराए हुए हैं आपके MQC के माध्यम से। आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो फिर इसी तरह से हम मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।